मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और आज हम बात करेंगे कि आखिर चुनाव से जाति क्यों नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अक्सर बदली हुई राजनीति की बात करते हैं जिसमें जाति और धर्म के आधार पर गणित की कोई जगह नहीं है। हरियाणा में गैर जाट सीएम खट्टर, गुजरात में जैन समुदाय के रूपाणी और महाराष्ट्र में ब्राह्मण नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाकर बीजेपी ने इस बात को जमीन पर भी लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पार्टी अपनी इस रणनीति में करेक्शन कर रही है। मुख्यमंत्रियों को बदलने से इसकी झलक मिलती है। गुजरात में पार्टी ने चुनाव से ठीक एक साल पहले रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया है। पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल को लाना इस बिरादरी को साधने की कोशिश माना जा रहा है। उत्तराखंड में भी देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर बीजेपी तीरथ सिंह रावत को लाई और फिर उन्हें भी हटाने की नौबत आई तो ठाकुर बिरादरी से ही पुष्कर सिंह धामी को चुना। इसके अलावा कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को हटाने के बाद भी नया सीएम पार्टी ने प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से ही चुना है। मनोहर लाल खट्टर जाटलैंड कहे जाने वाले हरियाणा में पंजाबी समुदाय से आते हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस मराठा राजनीति के खांचे में फिट नहीं बैठते और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो आज की चर्चा इस पर कि जातियों को साधने के लिए भाजपा आखिर इतनी उतावली क्यों है और भाजपा संगठन और कितने मुख्यमंत्री बदलेगी, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आपको बता दें कि फिर से समीकरणों से खेलने लगी है बीजेपी। तो चर्चा इसी पर कि आखिर जातियों को साधने के लिए भाजपा संगठन और कितने मुख्यमंत्री बदलेगी और अपने कितने नेताओं और जनता को किस वर्ग को नाराज करेगी। चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम पांडे जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। केसी जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में जी। लेकिन शुरुआत अखिलेश जी आपसे करते हुए, आखिर कितने और सीएम बदले जाएंगे? एक कवायद जो शुरू हुई थी पहले ये बताने की, ये मैसेज देने की कि जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जिस तरह से अब सीएम बदले जा रहे हैं, साफ तौर पर जाति समीकरण को साधने की भी ये कवायद। देखिए, हेलो जी सर। जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नए आयाम स्थापित किए। जिस प्रकार से राजनीति लगातार केवल जाति और धर्म के आधार पर सीएम चुने जा रहे हो या कोई अन्य पदाधिकारी पार्टी में, उन मिथक को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य प्रदेशों की, गुजरात की सरकार हो, वो लगातार जिस प्रकार से काम कर रही है। और आप देखिए कि आप अन्य पार्टियों में देखिए तो आपको मिलेगा देखने को कि किस प्रकार से नेतृत्व का अभाव है और किस प्रकार से पार्टियां टूट रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से दो भागों में टूट गई। शिवपाल जी अलग पार्टी बना लेते हैं और अखिलेश जी अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? ये स्थितियां इसीलिए पैदा हुई क्योंकि पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है, पार्टी में नेतृत्व का अभाव है। और रही भारतीय जनता पार्टी में जाति और धर्म की बात, देखिए जाति और धर्म के आधार पर न तो भारतीय जनता पार्टी पहले काम कर रही थी और न तो अब काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो सीएम बदले गए हैं वर्तमान में, वो उनको आप देखिए नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। जो सीएम केंद्र के कई सारे मंत्री बदले गए, उनको नई जिम्मेदारियां बनी। कई लोगों को राज्यपाल बनाया गया, कई लोगों को दूसरी जिम्मेदारियां मिली। तो यहाँ पे एकाधिकार नहीं है। पार्टी जो है, पार्टी संविधान से चलेगी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे मनमानी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं है। पार्टी के किसी भी नेता को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन करते हैं। और जाति धर्म के बजाय एक चीज तो सारी पार्टियों में और चरम पर है, वो है परिवारवाद। आप देखिए कांग्रेस के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या जो भी हो, आप देखिए सोनिया गांधी जी को महासचिव बना के भेज दिया गया उत्तर प्रदेश का। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और जो है प्रियंका गांधी जी तक ही सिमट करके रह गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में
शीर्ष नेतृत्व लेकिन का सर जो निर्णय सर है ठीक है उसको केसी सारे के जैन जी, सारे लेकिन लोग सवाल ये पूर्ण उठता रूप है से कि मानने क्या को तैयार विकास के मुद्दे काफी नहीं है जो जाति की राजनीति अब करनी पड़ रही है? इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन राम पांडे जी आपका क्या कहना है? आखिर जब जी। जब चुनाव की बात की जाए या राजनीति की बात की जाए तो जातिगत समीकरण इतना हावी क्यों हो जाता है? हर पार्टी कहती है कि जातिगत समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साफ झलक देखने को मिल जाती है, तस्वीरें साफ होने लगती हैं जैसे जैसे चुनाव सामने आते हैं। जी देखिए, अभी आपने बताया कि महाराष्ट्र में अगर खड़गे को आगे किया, हरियाणा में खट्टर जी को किया, इस तरह से बीजेपी ने किया। 7 साल पहले बीजेपी के सपने चल रहे थे, 15 लाख आएंगे, सिटी बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो पहले इन्होंने जनता को भ्रमित किया था, अब मैं गया था। अब वो जुमला 7 साल में फेल हो गया, क्योंकि 7 साल पहले जो सपने दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए, वो सारे फेल हो चुके। अब इनको समझ में नहीं आया क्या करें। गुजरात के जब रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया था तो मीडिया ने पहले ही बता दिया था कि ये जाति के आधार पर किसी पटेल को बनाएंगे, और सारे पटेल के ही नाम चल रहे थे। 5-6 सीएम के जो दावेदार थे और वो ऐसे पटेल थे जो 3 बार 4 बार 5 बार के एमएलए थे, लेकिन एक अनुभवहीन पहली बार के एमएलए, लेकिन वो पटेल जाति से थे, उनको बना दिया गया। अनुभवहीन मुख्यमंत्री प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। अब आए हम कल की बात देखें, यूपी में प्रधानमंत्री जी गए, इस समय राकेश टिकैत जी के कारण, किसान आंदोलन के कारण, कृषि कानून के कारण किसान समुदाय नाराज है, यूपी में विशेषकर जाट समुदाय नाराज है। तो जब मोदी जी वहां गए तो उन्होंने जाट नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। भाई, जाट नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी बनानी थी तो आप 4-5 साल में बना सकते थे। अब आप शिलान्यास कर रहे हैं तो कब यूनिवर्सिटी बनेगी? भाई, चुनाव के पहले तो नहीं बना पाएंगे ना आप यूनिवर्सिटी। तो यहाँ भी आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात है, आपने एक रावत को उठाया, फिर दूसरे रावत को हटाया, तीसरे रावत को हटाया, चौथे रावत को, ठाकुर को। मतलब वहां जिस जाति के ज्यादा वोट हैं उत्तराखंड में, वहां भी आपने जातिवाद कर दिया। विशेष बात यह है कि जो जातिवाद जो बढ़ रहा है, इसके कारण देश को नुकसान है, क्योंकि हमारे देश के लोग जातियों में और धर्म में उलझ रहे हैं। जो उनको विकास पर फोकस करना चाहिए, व्यापार पर फोकस करना चाहिए, नौकरी पर फोकस करना चाहिए, किसानी पर फोकस करना चाहिए, वो उनका पूरा समय, नेताओं के कारण देश की जनता का पूरा समय जातिवाद और धर्मवाद में बर्बाद हो रहा है, जो समय देश के विकास में उपयोग होना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ज्ञान की बात कही है, लेकिन अखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जी सर, मैं ठीक करवा रही हूँ, तुरंत आपके पास लौट रहे हैं आवाज ठीक करवा के। अखिल जी, आपने दोनों ही पक्षों की बात करी, बात सुनी। अब ऐसे में क्या कहा जाए कि जिस जातिगत समीकरण से पहले मना किया जा रहा था, नानुकुर की जा रही थी, अब वही एक्चुअल में सहारा बन गया है। देश में जो है जाति के बिना जो है समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जाति जो है ना, समाज में इतना तरह से वो पिरोया हुआ है, और जाति के बिना राजनीति नहीं हो सकती। जो लोग ये बोल रहे हैं वो किसी भी पार्टी के हों, मैं सुन रहा था, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या किसी भी पार्टी के लोग हों, वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हम जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। आप इतिहास में चले तो जब कांग्रेस का शासन होता था, जब इंदिरा गांधी थी, तो उनका वोट बैंक कौन था? दलित, मुसलमान और ब्राह्मण। दलित, मुसलमान, ब्राह्मण को ही टारगेट करके जो है उनकी राजनीति चली और सत्ता पर उनकी अपनी पकड़ बनी रही। समय बदला जब बीजेपी जब राजनीति में आई और बीजेपी का जब बरहस शुरू हुआ, तो बीजेपी के बारे में क्या कहा गया कि बड़ियों की पार्टी है, शहरों की पार्टी है। अब अगर बीजेपी का कोई लोग अगर इसको अगर नकार दे तो गलत ही होगा। बीजेपी की पूरी पकड़ ही जो है बनियाबाद पर, ये जो है व्यापारियों की पार्टी के रूप में घोषित की गई।
अब क्या है, ये जब 89-90 में जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होता है, मंडल कमीशन आता है, उसके बाद हर राज्यों में जो है जातिवाद की राजनीति जो है ज्यादा तेज हो गई। अब जब तेज हो गई उसमें, आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री खुद कई दफा ये कह चुके हैं कि हम पिछड़ी समाज से आते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो कुछ होना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, ये सहानुभूति पिछड़ी जाति का सहानुभूति वोट पाने का ये तरकीब है ये। और इसी तरह से किसी भी, मैं राजनीतिक पार्टी, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियां बिना जाति के कोई चुनाव लड़ती ही नहीं है। जब जाति के आधार पर ही टिकट बांटी जाती हो, जाति के आधार पर ही उम्मीदवार तय किए जाते हो, जातिगत समीकरण के आधार पर ही चुनावी समीकरण बैठाए जाते हो, तो जाति से फिर भागना क्या है? अब रही विकास की बात तो बौनी है। जाति के सामने विकास की बात बौनी हो जाती है। कहाँ पर विकास है? किस बात का विकास है? और विकास के नाम पर इस देश में कब चुनाव हुआ है, कोई बताए तो? विकास तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विकास शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, चुनाव हार गए। तो ये जो है ना, विकास की राजनीति इस देश में नहीं चलती और विकास के नाम पर एक भी चुनाव नहीं जीते गए हैं। हर चुनाव में अभी देखिए, अभी खेल देखिए, बड़ा विचित्र खेल है। यूपी में अभी जो है बीजेपी ओबीसी समाज को साधने के लिए तमाम तरह की तिकरम कर रही है। पहले ओबीसी को मंत्री बनाया, फिर ओबीसी के लिए जो है मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया, फिर ओबीसी को साधने के लिए यूपी के जितने प्रभारी नियुक्त किए गए उसमें तमाम जातियों को शामिल किया गया। उसमें ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, राजपूत सब शामिल किए गए, यादव को शामिल किया गया, जाट को शामिल किया गया। और ये जो है ना, अब इसको कहना, इसमें लजाने की कौन सी बात हो गई? भाई जाति जो है, जाति की राजनीति तो देश में सब कर रहे हैं। और ये एक और प्रॉब्लम इसमें है, जाति के साथ एक अपराधीकरण की भी राजनीति होती है। एक कोई सज्जन बोल रहे थे पैनल में, परिवारवाद की राजनीति, कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, लेकिन 56 बीजेपी सांसदों और नेताओं के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं जिनके बेटा बेटी जो है राजनीति कर रहे हैं? वो भी तो परिवारवाद है। इस देश में जो वो तो नेता लोग सही बोलते हैं कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं होगा? ठीक है, इस बात का जवाब लेते हैं केसी जैन जी से। और ये जो है जातिवाद और अपराध, ये तीनों जो है, तीनों का संगम है आज की राजनीति। ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं केसी जैन जी से। केसी जैन जी, दो बात इस वक्त उठाई गई हैं। सर सुनिए, दो बात इस वक्त उठाई गई हैं। दो बात उन्होंने कही है कि क्यों नहीं नेता का बेटा नेता बन सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि क्यों भाग रहे हैं जाति से, जब हर पार्टी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करती है, उसी पे राजनीति करती है, तो भागना क्या? बोलिए कि हाँ कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को जो चाहे पार्टीगत बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, और पार्टीगत जो बुराइयां उसमें पार्टी को कहीं न कहीं आगे आना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो बोल रहे थे, उनकी मजबूरी इसलिए है बोलना क्योंकि वो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के मुखिया से लेकर के और 15-16 में और सर मैं करेक्शन कर दूं, सर पैनल में सिर्फ आप हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, देखिए निश्चित मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, इसमें परिवारवाद जिस प्रकार से कूट करके भरा हुआ है, तो जब भी परिवारवाद की बात आती है तमाम सारे तर्क बढ़ते हैं। लेकिन ये कांग्रेस अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से बाहर का नहीं बना पाई, समाजवादी पार्टी परिवार से बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, और ये जातिवाद की बात करते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते। देखिए, जातिवाद को खत्म करने का काम, बीड़ा उठाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, अगर एक अच्छी शुरुआत है तो उसमें बाकी पार्टियों को साथ देकर के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जो लंबे समय से जो चीजें चली आ रही है, जिसकी सारी पार्टियां स्वयं बुराई भी करती है, तो ये सर लेकिन बैक फ्रंट पर भी तो आ गए ना कि आप नहीं मेरी बात आ जाए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, चोर आ रहे प्रत्यारोप कि आप राजनीति कर रहे हैं, धर्म की, जाति की, हम भी कर रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं खत्म होगा। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया
क्या कि मुख्तार अंसारी को उनकी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की कि गुंडे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने का काम, बुलडोजर चलाने का काम, उनकी नाजायज संपत्तियों पे, सरकारी संपत्तियां जो उन्होंने कब्जा कर रखी थी और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम, साथ ही साथ जो गुंडे माफिया उनको टिकट न देने का निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, नेतृत्व ने लिया है, तो उसी का परिणाम है कि मायावती जी ने उसमें एक अपनी हिस्सेदारी निभाई और उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को टिकट दे देंगे। देखिए वो टिकट दे रहे लड़े जीते किसी पार्टी में अलग बात है, लेकिन मायावती जी ने एक अच्छा काम किया। वैसे जो जातिगत राजनीति है इसमें सारी पार्टियों को इस जातिगत राजनीति से धीरे धीरे किरादा करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जातिवाद हावी रहेगा तब तक अच्छे लोग कैसे आएंगे? अगर रूपाणी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और 4 साल तक उन्होंने काम किया, अगर आज किसी और को बताया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? 4 साल तक के लिए हमने तो जो परंपरा चली है तो उससे मुख्यमंत्री बनाया, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हमने बनाया, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हमने बनाया, तो कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो हुई। और अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसको जातिगत दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर हमें जातिगत आंकड़ा सामना होता तो 4 साल तक 4.5 साल तक इन राज्यों के मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बने रहे होते। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है इसको स्वीकारना होगा और सारी पार्टियों को कहीं ना कहीं शुरुआत। सर सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव से पहले ही ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं हर जगह पर? नहीं, देखिए इस तरीके से अगर इस तरीके से पछताएंगे तो जब कार्रवाई होती है गुंडे माफियाओं पे तब भी होता है कि चुनाव के टाइम कार्रवाई हो रही है। जब भी ईडी का कोई छापा पड़ता है किसी उस तरीके के व्यक्ति के ऊपर तो ये होता है कि चुनाव के टाइम हो रहा है। लेकिन चुनाव तो प्रदेश में देश में लगातार किसी न किसी स्टेट में कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। इसको चुनावी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इस दृष्टि से देखना चाहिए कि 4-4.5 साल तक हमने परंपरागत जो मुख्यमंत्री थे उनसे अलग मुख्यमंत्री दिया। और आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हमने फडणवीस को हटाया? माननीय फडणवीस को हमने हटाया नहीं, वो अब भी बच के रहता है, फडणवीस जी भी वो बच के रहता है। और उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, सब जगहों पे जो परंपरागत ऊपर करके था तो देखिए पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है जो उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है उसको सामने आना चाहिए और उसको सामने लेकर के आना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी, चीजें हैं उनको कहीं न कहीं चुनाव तो हर वक्त लगे ही रहते हैं देश में, प्रदेशों में। वो कह रहे हैं अगर हर चीज को, हर कार्रवाई को चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कोई परिवर्तन, कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखें हम तो। पार्टी की गुजरात के हों या अन्य राज्यों के हों, एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो अपने काम के आधार पर वोट मांग सके। तो रूपाणी जी इस काबिल नहीं बचे थे कि वो काम के आधार पर वोट मांग सके, तो रूपाणी जी को हटाना था। दूसरा, वहां पटेल समुदाय की, पाटीदार समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है तो इन्होंने जाट पाटीदार समाज से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन वहां में जब पाटीदार समाज में और भी कई योग्य एमएलए इनके पास थे, 4-4, 5-5 बार के विधायक थे, उनको बनाया जा सकता था। यूपी की हम बात करें, अब आप बताइए यूपी में विकास कैसा हुआ है कि अपने विज्ञापन में बंगाल का रोड दिखाते हैं, बंगाल का एक्सप्रेस वे दिखाते हैं, अमेरिका की बिल्डिंग दिखाते हैं। जब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं, तो अमेरिका की बिल्डिंग और बंगाल के एक्सप्रेसवे को दिखाना पड़ते हैं। और जातिवाद का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है तब से जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने हैं और जो भी मुख्यमंत्री बने हैं ज्यादातर उन्होंने दूसरी जातियों पर बदले की कार्रवाई की है। आज यूपी में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, हजारों पंडितों का इनकाउंटर करा दिया गया, हजारों ब्राह्मणों को घर से खींचकर उनका इनकाउंटर कर दिया गया, हजारों ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। तो जातिवाद के ये दुष्परिणाम निकल कर आते हैं। अब ब्राह्मणों को सेट करना है तो इन्होंने क्या किया, क्या करें, अब ब्राह्मण पूरा नाराज है तो फिर ये जितेंद्र प्रसाद को लेकर इन्होंने उन पर डोरे डाले, जितेंद्र प्रसाद को लेकर आए। तो पूरी तरह से जैसे जैसे जातिवाद का जहर फैलेगा वैसे वैसे देश का विकास रुक जाएगा। ठीक है, जब तो तक मतलब जातिवाद और धर्मवाद पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और एक बात और बता दूं, जब देश स्वतंत्र हुआ था
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो कांग्रेस ने दिया उनको आरक्षण, उनको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया क्योंकि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों तरह से पिछड़े थे। हमने उनको बढ़ावा दिया और हमेशा देते रहे और आज तक देते रहे, क्योंकि उनको बराबरी पर लाने का हमारा काम है, लेकिन जातिवाद फैलाना काम नहीं है। हमें जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको सामाजिक आर्थिक रूप से बराबर आना चाहिए, लेकिन जातिवाद का जहर घोलना नहीं चाहिए। जातिवाद के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, जातिवाद के नाम पर मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री यदि बदला जाता है तो योग्यता के आधार पर बनाया जाइए। आप योग्य मुख्यमंत्री बनाए, जाति के नाम पर आपकी जाति योग्य नेता बैठे हुए उनको ना बनाकर। जल्दी से केसी जैन जी आपका जवाब, फिर मैं अखिलेश अकील जी आपके पास आ रही हूँ। चाटुकार ठीक है सर, सुन लीजिए अब जल्दी से केसी जैन जी आपका जवाब। देखिए कांग्रेस के लोग झूठ बोलने के बहुत माहिर है और वास्तव में चाहे जाट आंदोलन हो चाहे गुर्जर आंदोलन हो, लड़ाने का काम इन्होंने हमेशा किया और चाहते थे समस्या का निवारण ये बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन अरे सर एक एक से बोलिए सर, सुनने दीजिए, सुनिए सर, पहले सुन लीजिए, राम पांडे जी सुन लीजिए पहले, सर सुन लीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है, अखिलेश अकील जी से भी मुझे उनका बोला हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर झूठ बोला हो, हर राम पांडे जी प्लीज सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज है और कहते हैं कि हाँ मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए, वहाँ टोटल मेडिकल कॉलेज की संख्या यूपी में 80 है, प्रधानमंत्री वहाँ जाकर कह रहे हैं 7 मेडिकल कॉलेज बना दिए, तो प्रधानमंत्री यूपी में जिस पार्टी का प्रधानमंत्री झूठा होगा उसके कार्यकर्ता झूठ बोलेंगे, उसके प्रवक्ता झूठ बोलेंगे, मुख्यमंत्री झूठ बोलेंगे, उसके कार्यालय झूठ बोलना सिखाएगा और जातिवाद का यही परिणाम है कि ये लोग पर झूठ का झूठ लगातार हो गए, झूठ को तौबा झूठ और झूठ को प्रयास कर रहे हैं। इस झूठ के कारण देश तबाह हुआ है, इनके झूठ के कारण देश तबाह हो रहा है, इनकी नौटंकी, इनके ये धर्म को कलंकित करते हैं, बेशर्म लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है सर, लेकिन इस तरह से ठीक है सर, एक एक से अपनी बात बोलिए, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है किसी को भी, ये भी विकास की बहस नहीं हो रही। ठीक है सर, अखिलेश जी जिस तरह से लगातार समीकरणों को साधा जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी कहती है हम विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब देखा गया है हर पार्टी इसमें संलिप्त पाई जाती है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें या अन्य राज्यों की हम बात कर लें, जो अभी परिवर्तन भी हो रहा है, क्या उसको भी जातिगत समीकरणों से ही देखना चाहिए? बिल्कुल, जातिगत समीकरण के तहत ही सारे ये राजनीति होते हैं और इसमें कहीं से दो राय नहीं है। देखिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार की तमाम पार्टियां हो, उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां हो, जहां से जातिगत राजनीति शुरू हुई या पूरे देश में फैली है। आज देश का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर जाति आधारित राजनीति नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें जम चुकी है। सबसे बड़ी चीज है कि जब इसी देश में जाति का सम्मेलन होता हो, जातिगत मंत्री निर्धारित किए जाते हो, जाति के विधायक और सांसद निर्धारित किए जाते हो, जाति के आधार पर, हालांकि जाति के आधार पर वोट डालना नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर राजनीति सर्वोपरि है। अब देखिए, इसमें क्या है कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि बीजेपी कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत और झूठी बात है ना भाई। बीजेपी अब क्या है कि मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति कर रही है, बल्कि मंडल का वो सेकंड पार्ट आगे बढ़ा रही है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जाति से बीजेपी क्या है, कमंडल के साथ बीजेपी धर्म की राजनीति भी करती है, बरसों तक अयोध्या का राजनीति करती रही। और इससे क्या है कि जब बीजेपी ने देखा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में जाति पूरी समाज में पूरा माने जड़ें जमा चुकी है, वहां पर इनको हम फल फूल नहीं सकते हैं, तो उसने जाति से बड़ी एक लकीर खींच दी धर्म की। अब धर्म क्या है कि धर्म में विभिन्न तरह की तमाम छोटी छोटी पार्टियां, उसमें हिंदू कहलाने के लिए
एकत्रित हो गए कि हाँ हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। तो धर्म जो है ना एक जहर के समान है। जिस तरह से जाति जहर है उसी तरह से धर्म भी जहर है। और उस धार्मिक खेल के कारण जो है बीजेपी को इसको लाभ भी मिला। कई राज्यों में उसकी सरकारें बनी। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी उसमें धर्म की राजनीति एक बहुत बड़ा कारण है उसमें, और ये बीजेपी झुठला नहीं सकती है। और ये जो है ना, जैसे कि अगर झुठलाती है तो ये बिल्कुल ही समझिए कि झूठ माना जाएगा ये कि बीजेपी सच नहीं कह रही है। दूसरी तरफ क्या है, बीजेपी को जो भी लाभ हुआ वो जाति और धर्म के आधार पर ही चुनावी लाभ हुआ। और चुनाव में जितने भी देश के राज्यों की सरकार बनी है, उत्तराखंड में सीएम क्यों बदल दिए गए? जाति का आधार। और ऐसा नहीं है, अगर नहीं बदला जाता ठीक है, लेकिन ऐसे में बात यह है कि क्या सिर्फ एक पार्टी, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो जातिगत राजनीति कर रही है, क्या अन्य जो दल हैं उनको जातिगत समीकरणों से कोई लेना देना नहीं है? ये सवाल यहीं पर है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राजनीति की जब बात की जाए, वोट जातिगत नहीं होते, लेकिन राजनीति जरूर जाति पर अटक कर रह गई है। अब देखने वाली बात यही कि आखिर राजनीति में ये जो जातिगत समीकरण का फैक्टर है, ये जो जाति का फैक्टर है, वो कब जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।